ऑलराइट, तो जो फाइनल हमारे पास पास पेपर आज हम कर रहे हैं वो 2019 का वेरिएंट 61 है, आईजीसीएसई का ये पास पेपर है, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक एट द पास पेपर। द क्वेश्चन सेज द डायग्राम शोज द apparatus a student used to prepare a dry sample of chlorine gas. Chlorine is more dense than air. क्लोरीन जो है वो एयर से ज्यादा डेंस होती है, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले लिखा कंप्लीट बॉक्सेस टू नेम द apparatus. This apparatus is very easy. This is your conical flask, right? This is your conical flask and this is an inverted. अब ये ना तो मेजरिंग सिलेंडर है क्योंकि इसके ऊपर नाम नहीं लिखे हुए, ठीक है। सही है, अच्छा। ना ही ये जो है कोई टेस्ट ट्यूब है, ना ही ये कोई टेस्ट ट्यूब है। ना तो ये मेजरिंग सिलेंडर है, ना ही ये कोई टेस्ट ट्यूब है। तो क्योंकि ना तो ये मेजरिंग सिलेंडर और ना ही ये टेस्ट ट्यूब है, तो अब इसका क्या नाम रखा जाए? तो बेटा देखें, ऐसी जो चीज भी होती है उसको जार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जार बोलते हैं। अब ये जार इस वक्त क्या काम कर रहा है? ये जार इस वक्त यकीनन एक लाइटर गैस को कलेक्ट करने के लिए बैठा हुआ है। किसको कलेक्ट करने के लिए बैठा हुआ है? लाइट वेट गैस को कलेक्ट करने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू कॉल इट एन इन्वर्टेड गैस जार। क्या बोलेंगे हम इसको? इन्वर्टेड गैस जार, ठीक है। ये बोल देंगे हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूज द डायग्राम टू आइडेंटिफाई टू मिस्टेक्स द स्टूडेंट मेड, ठीक है। दो दो मिस्टेक्स जो स्टूडेंट ने करी हो उसमें इस एक डायग्राम में वो बता दीजिए। तो डायग्राम में दो विजिबल विजिबल मिस्टेक्स मुझे नजर आ रही हैं। पहली विजिबल मिस्टेक क्या है कि इन्वर्टेड गैस जार जो है ये गलत यूज ऑफ अपैरेटस है। ये क्या है? ये एक गलत यूज ऑफ अपैरेटस। व्हाई इज दिस अ रॉन्ग यूज ऑफ अपैरेटस? क्योंकि हमने बोला कि क्लोरीन इज मोर डेंस देन एयर, ठीक है। देयर फॉर इट विल सिंक, राइट। तो क्लोरीन क्या करेगी? क्लोरीन तो सिंक करेगी। क्लोरीन यहाँ पे आके नीचे जाके गिरेगी। क्लोरीन यहाँ पे बन के नीचे जाके गिरेगी, ठीक है। आफ्टर सम टाइम क्लोरीन विल जस्ट फॉल डाउन, ठीक है। तो क्लोरीन तो सिंक करेगी, तो ये गैस जार इन्वर्टेड नहीं होना चाहिए। तो पहली मिस्टेक क्या है? द गैस जार शुड नॉट बी इन्वर्टेड। द गैस जार शुड नॉट बी इन्वर्टेड। ये हो गई पहली मिस्टेक, ठीक है। अच्छा, शायद 2019 में पेपर भी 60 मार्क्स का आता था। आई डोंट नो, यहाँ पे उन्होंने मार्क्स लिखे हुए नहीं है, बट आई थिंक 60 मार्क्स का होता था। अम, ये- तो गैस जार जो है बेटा वो इन्वर्टेड नहीं होना चाहिए था क्योंकि क्लोरीन डेंसर देन एयर है। दूसरी चीज, वेन एवर यू आर कलेक्टिंग गैसेज आउट ऑफ समथिंग यू हैव टू क्लोज इट विद अ बंग। यू हैव टू क्लोज इट विद अ बंग, ठीक है। तो द कॉनिकल फ्लास्क शुड बी क्लोज्ड विद अ बंग और कॉर्क, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क जो है वो बंग या कॉर्क की मदद से क्लोज हुआ हुआ होना चाहिए। उसका नेक्स्ट चीज लिखी हुई है, सजेस्ट वन रीजन व्हाई द गैस प्रोड्यूस्ड इन फ्लास्क वन इज पास्ड थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। वाह बेटा, क्या काम था? द डायग्राम शोज apparatus स्टूडेंट यूज्ड टू प्रिपेयर ड्राई सैंपल ऑफ क्लोरीन गैस। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में मैं बार बार क्या बताता हूँ आपको कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी फेमस ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इट विल remove water as it is a dehydrating एजेंट, ठीक है। तो वो वाटर रिमूव कर देगा। और वो वाटर क्यों रिमूव करेगा? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ड्राइंग एजेंट होता है, ठीक है। डिस्क्राइब द टेस्ट फॉर क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का टेस्ट। अब 2019 में बेटा आप लोगों को वो पीडीएफ नहीं प्रोवाइड किया जाता था, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये याद करके जाना होता था, ठीक है। तो कंसिडर कि हम लोगों ने याद किया हुआ ये, ठीक है। और अल्लाह करे आप लोगों को भी ये सारे याद हो जाए। क्लोरीन का टेस्ट बहुत ही आसान होता था। क्लोरीन, इफ यू रिमेम्बर,
तो वो ब्लीचिंग इफेक्ट था क्लोरीन का। क्लोरीन के पास ब्लीचिंग इफेक्ट होता है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो यूज्ड इन क्लोरॉक्स, ठीक है। तो क्लोरीन का हम क्या करते हैं, हम इसके पास ब्रिंग करते हैं, ब्रिंग डैम्प ब्लू लिटमस पेपर नियर सोर्स, फुल स्टॉप, डैम्प ब्लू लिटमस पेपर नियर सोर्स लाओ, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आपको क्या नजर आएगी कि फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट लिटमस पेपर बिकम्स रेड, रेड, एंड देन इट ब्लीचेस, देन ब्लीचेस। पहले लिटमस पेपर रेड हो जाता है, फिर वो ब्लीच हो जाता है, इसका मतलब डी कलराइज, व्हाइट कलर का हो जाएगा, डी कलराइजेस, आई थिंक यही स्पेलिंग है डी कलराइजेस की, ठीक है। तो लिटमस पेपर पहले जो है वो आपका रेड होता है और फिर वो ब्लीच हो जाता है, डी कलराइज हो जाता है। सजेस्ट व्हाई दिस एक्सपेरिमेंट इज डन इन अ फ्यूम कबर्ड। फ्यूम कबर्ड में क्यों करना चाहिए ये एक्सपेरिमेंट? व्हाट इज अ फ्यूम कबर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल? You should know fume cupboard is a safety cabinet from which any toxic gases don't escape into the room. होता ये है बेटा, बात ये होती है कि जो आपके पास फ्यूम कबर्ड होता है ना, वो बेसिकली एक कैबिनेट की तरह होता है, उसके इस तरह बॉक्स 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 आउट होता है, ये उसकी बेंच होती है उसके अंदर, ठीक है, इस तरीके से। और मतलब यूं समझे वो जो है कबर्ड होती है पूरी की पूरी, ठीक है, इस तरीके से आपके पास जो है वो कबर्ड होती है, सही है, यूं कनेक्टेड होती है, और उसके नीचे से इस तरह से जो है वो टेबल पे स्टैंड कर रही होती है, ठीक है। और इसके ऊपर एक वेंट लगी हुई होती है, इसके ऊपर क्या लगी हुई होती है, एक वेंट लगी हुई होती है, उसमें एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट चल रहा होता है, ठीक है। इस चीज के अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है इस टेबल पे, ठीक है। ये सेफ्टी कैबिनेट कहलाती है, इस टेबल पे एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है ताकि जो भी टॉक्सिक फ्यूम्स बने वो इधर इस एग्जॉस्ट से बाहर, सही है, लैब के अंदर ना जाए। तो फ्यूम कबर्ड के अंदर ये एक्सपेरिमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लोरीन जो है वो क्या है, पॉइजनस होती है, ठीक है। बिकॉज क्लोरीन इज टॉक्सिक और पॉइजनस, POISONUS, पॉइजनस, फुल स्टॉप, ठीक है। वो अच्छी नहीं है, हार्मफुल है। फिर उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटेड द रिएक्शन बिटवीन aqueous sodium carbonate and aqueous barium nitrate. A burette was filled with aqueous sodium carbonate. Burette जो है वो aqueous sodium carbonate से fill किया गया। 7 test tubes were labeled 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. A measuring cylinder was used to pour 6 centimeter cube of aqueous barium nitrate into each of the 7 test tubes in test tube rack, ठीक है। तो वो जो है सबके अंदर एक्वस बेरियम नाइट्रेट डालता चला गया। कितना कितना एक्वस बेरियम नाइट्रेट डालता चला गया? सेंट क्यूब एक्वस बेरियम नाइट्रेट डालता चला गया, ठीक है। अब बेरियम नाइट्रेट जो है वो उसने सब टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, और उसके बाद उसने क्या किया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सोडियम कार्बोनेट वाज एडेड इन टेस्ट ट्यूब 1, 2, टेस्ट ट्यूब 2 में 4, 6, 7, 8, 8 तक है, ठीक है, सही है। तो 3 नहीं डाला उसने, तो 3 में 4 डाला उसने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ एक्वस सोडियम कार्बोनेट लिखने को बोल रहे हैं, 1.0, 2.0, थर्ड वाले में उसने 4.0 डाला था कंफ्यूज करने के लिए, फिर 5.0, 6.0, 7.0 और 8.0, ठीक है। तो इस तरह से उसने सारे बेरियम कार्बोनेट डाले थे। अब उसके बाद बोला यूज अ रूलर टू मेजर द हाइट्स ऑफ सॉलिड फॉर्म्ड इन ईच टेस्ट ट्यूब शोन इन द डायग्राम, रिकॉर्ड द हाइट्स ऑफ सॉलिड फॉर्म। तो इसके लिए आपको बेटा एक रूलर चाहिए होगा, एक स्केल लेके आएंगे हम लोग, आप लोग यानी कि अपने अंदर स्केल, अपने पास स्केल लेके जाइएगा। क्वेश्चन फरमा रहा है यूज अ रूलर टू मेजर हाइट्स ऑफ सॉलिड फॉर्म इन ईच टेस्ट ट्यूब। तो सॉलिड कहाँ फॉर्म हो रहा है?
ये जो डार्क चीज है, ये जो डार्क चीज है, ये सॉलिड है, ठीक है। तो इनकी हाइट्स मेजर करनी है बेटा। तो हाइट्स मेजर करने के लिए कुछ नहीं करना, आपने बॉटम ऑफ द कर्वेचर से टॉप तक मेजर करना है, ठीक है। तो इसकी जो हाइट आ रही है यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट आ रही है 1 और 1.2। क्या हाइट आ रही है? 1.2 सेंटीमीटर। कितनी हाइट आ रही है बेटा? 1.2 सेंटीमीटर। अब अगर इसकी मेजर करें, जीरो से ही हमेशा मेजर करनी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आ, मेरा जीरो ये होता है बेटा इस कैलकुलेटर का, ठीक है, मतलब इसका उसका रूलर का। तो अगर हम जीरो से मेजर करें तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2.4। इसको 90 डिग्री कर देते हैं ताकि कंप्लीटली परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। ऑलराइट। तो ये जो है, ये मुझे 2.4 लग रही है, सही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वाली की हाइट मेजर करनी है बेटा। सॉरी, तो काफी ज्यादा हाइट है, हाइट मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाया करेगा। ये ये वैल्यू है, ये वैल्यू आ रही है बेटा, ये वैल्यू है 5 से 1 कम, यानी ये 4.9 होगी। कौन होगी ये? 4.9, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मेजर करेंगे बेटा, जीरो पे रखेंगे रूलर को, और ये हो रही है अप्रोक्सीमेटली 6.2, राइट। इस तरीके से ये हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट 7.5। और आई बिलीव अगली भी अब सेम ही हाइट की है। आम, जी ये भी 7.5 है, यानी कि रिएक्शन स्टॉप हो गया था। और ये भी यकीनन 7.5 आएगा, ठीक है। अच्छा बेटा देखें, ये मैथ्स तो है नहीं कि यहाँ पे अभी इन हाइट से हम ऐसी कैलकुलेशन करेंगे कि इन हाइट का एक्चुअली सही होना जरूरी होता। डिजिटलाइज्ड अभी मैंने मेजरमेंट करिए, जब आपके पास ये पेपर प्रिंट होके आएगा तो शायद ये मेजरमेंट्स डिफरेंट हो, शायद ये मेजरमेंट्स डिफरेंट हो। फिलहाल इनकी ये मेजरमेंट्स मेरे पास आ रही हैं, ठीक है, सही है। तो ये आ रही है 1.2 सेंटीमीटर। अच्छा, अब मिलीमीटर में लिखनी है, अब मैंने तो सेंटीमीटर में कैलकुलेट करी है। तो 1.2 सेंटीमीटर इज बेसिकली 12 मिलीमीटर, यू मल्टीप्लाई इट। अगर आपको सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना होता है, ठीक है, आप मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं। तो 1.2 का मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया 12 मिलीमीटर, ये हो गया 24 मिलीमीटर, ये हो गया 49 मिलीमीटर, ये हो गया 62 मिलीमीटर, ये हो गया 75 मिलीमीटर, ये भी 75 मिलीमीटर, और ये भी 75 मिलीमीटर, ठीक है। प्लॉट द रिजल्ट्स ऑन द ग्रिड। अब आपको रिजल्ट्स प्लॉट करने को बोले ऑन द ग्रिड। तो पहले वाले में हाइट बतानी है, और एक्स एक्सिस को आपने लेबल भी करना है, ठीक है। एक्स एक्सिस को, हाँ वही मैं देख रहा था कि एक्स एक्सिस लेबल क्यों नहीं है। तो एक्स एक्सिस का लेबल बेटा आप ये वाला रखेंगे, आ, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सोडियम कार्बोनेट यूज, ठीक है। तो जब आपने वॉल्यूम ऑफ सोडियम कार्बोनेट 1 यूज किया था, तो 12 मिलीमीटर आपका आंसर था।
तो 12 मिलीमीटर कहाँ पर होगा बेटा? यहाँ पर होगा। मुझे कैसे पता यहाँ पर होगा? क्योंकि 0 से लेकर 20 तक है, तो ये 10 होगा। यानी कि हर बॉक्स 2 का है। 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, सही है, तो ये 12 होगा। अच्छा, दूसरे वाली वैल्यू जो है बेटा, दूसरे वाली वैल्यू जो है वो 24 पे थी। तो सेकंड 2 सेंटीमीटर क्यूब जब हमने डाला था, तो वो 24 पे थी। 20 के ऊपर 2, ठीक है, 20, ये 22 और ये 24, ठीक है, तो ये 24 हो गया। सही है। अच्छा, थर्ड 3 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेटा यूज ही नहीं किया था। 2 सेंटीमीटर क्यूब के बाद 4 सेंटीमीटर क्यूब यूज किया था, और उसमें 49 आ रही थी वैल्यू, ठीक है। तो थर्ड पे 49, यानी 50 और 48 के बीच में होगी। 50 और 48 के बीच में यहाँ पर होगी तीसरी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद 4 सेंटीमीटर, उप्स, एक मिनट, ये 4 पे आएगा ना, ये 3 पे नहीं आएगा। 3 पे तो कुछ भी नहीं आएगा, ये 4 पे आएगा, ठीक है। अच्छा, अब 5 सेंटीमीटर क्यूब बिल्कुल यूज किया था, और उस पर 62 सेंटीमीटर क्यूब हाइट आई थी। 5 सेंटीमीटर क्यूब पे 62 सेंटीमीटर क्यूब हाइट आई थी, यानी कि ये हाइट आई थी। ये हाइट आई थी 5 सेंटीमीटर क्यूब पे 62, ठीक है। अच्छा, और ये भी 49, सॉरी 49 नहीं, ये तो 59 ड्रॉ कर दिया था मैंने, 49 यहाँ था, ठीक है। ये 49 हो गया। अच्छा, और फिर 6, 7 और 8 पे 75 ही आ रही है। 6 पे भी 75 आ रही है, और 75 कहाँ होगी बेटा? ये 70 है, ये आपका 70 है। 72, 74, 76, तो 75 इनके बीच में होगी, ठीक है। ये 75 आपकी यहाँ पे होगी। अगली भी 75 होगी, और अगली भी 75 होगी। तीनों 75 थी, ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस। अब उसके बाद आपने क्या करना है? अब आपने सारी लाइंस को एक दूसरे से ड्रॉ करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सही है। फ्रॉम योर ग्राफ डिड्यूस द हाइट ऑफ सॉलिड। अच्छा, हाँ, ऊपर प्लॉट द ग्रिड। तो 0 से 0 शुरू हुआ, और हम इस तरह से मूव करते हुए जाएंगे। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यूज इस तरीके से बन रही हैं, ठीक है। हमारी मैक्सिमम वैल्यूज इस तरीके से बन रही हैं, जो कि क्रॉसेस के करीब करीब आ रही हैं, ठीक है। सारी की सारी एग्जैक्टली क्रॉस पे नहीं आ रही थी, तो वी ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। दिस लुक्स टू मी एज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। और दूसरी लाइन हमने यूं बनानी होगी, ठीक है। दूसरी लाइन हमने यूं बनानी होगी, ड्रॉ, उसने बोला था कि ड्रॉ 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑफ बेस्ट फिट। तो 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑफ बेस्ट फिट अब हमारी बन गई हैं, ठीक है। मेजोरिटी आपके पास आ गए हैं। सही है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्रॉम योर ग्राफ डिड्यूस द हाइट ऑफ सॉलिड फॉर्म्ड व्हेन 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ aqueous सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू 6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ aqueous बेरियम नाइट्रेट। 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ aqueous सोडियम कार्बोनेट, तो 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ aqueous सोडियम कार्बोनेट अगर आपने देखा हो, हमने उसको कैलकुलेट आउट नहीं किया था पहले, तो अब कर लेते हैं बेटा। ये 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ aqueous सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। सही है। अच्छा, ये जो है, ये कहाँ तक जा रहा होगा? ये जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस लुक्स टू बी राइट बिटवीन, दिस लुक्स टू बी राइट बिटवीन, ये आपका 30 हो गया, ये 32, 34, 36 और 38 के बीच में, यानी कि ये क्या है? 37 है, ठीक है। तो 37 मिलीमीटर हाइट पे आपका आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए? 37 मिलीमीटर। कोई मसला, परेशानी, दुख, तकलीफ? No. ऑल राइट। तो इस तरीके से आपके पास जो है बन रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द ट्रेंड इन हाइट्स ऑफ सॉलिड फॉर्म्ड इन टेस्ट ट्यूब 1 to 7। टेस्ट ट्यूब 1 to 7 में आपके पास जो ट्रेंड है वो डिस्क्राइब करना है। द ट्रेंड इज ऑफ 2 मार्क्स बिकॉज देर आर 2 लाइंस, 2 लाइंस है, ठीक है। सही है। तो ट्रेंड क्या फॉलो हो रहा है बेटा? ट्रेंड क्या फॉलो हो रहा है? ट्रेंड ये फॉलो हो रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 6 6 सेंटीमीटर क्यूब तक आप सोडियम कार्बोनेट डालते जाओ,
तो हमारे पास हाइट ऑफ प्रेसिपिटेट बढ़ रही है, ठीक है। तो द हाइट ऑफ सॉलिड प्रेसिपिटेट, द हाइट ऑफ सॉलिड precipitate continues to increase as more Na2CO3 is added up till 6 centimeter cube of Na2CO3. Full stop. Adding any further volume of height है, volume of NaOH, Na2CO3, volume of Na2CO3 no longer increases या changes, no longer changes the height of solid. Full stop. ठीक है बेटा, आई होप दैट मेक सेंस, आपको समझ आया हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, प्रिडिक्ट व्हाट वुड हैपन इफ द एक्सपेरिमेंट वर कंटिन्यूड यूजिंग थ्री फर्दर टेस्ट ट्यूब्स ईच कंटेनिंग 6 centimeter cube of aqueous barium nitrate and separately adding 9 centimeter cube, 10 centimeter cube and 11 centimeter cube of सोडियम कार्बोनेट। तो पागल हो गए हैं ये लोग। You can see कि after 6 centimeter cube adding any further amount of sodium carbonate does not change the height of solid being produced। तो आप उसमें अब 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर क्यूब, एक बाल्टी भर के सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन डाल दो, हाइट ऑफ वाइट सॉलिड विल नो लॉन्गर चेंज, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि द टेस्ट ट्यूब्स will contain the same height of solid as no further solid is precipitated after 6 centimeter cube of Na2CO3। फुल स्टॉप। ठीक है बेटा, किसी को कुछ भी समझ नहीं आई, यू आर फ्री टू टर्न ऑन योर माइक एंड आस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सजेस्ट वन चेंज टू द apparatus यूज्ड which could be made to obtain more accurate results। कोई एक चेंज बता दें जो apparatus के अंदर किया जा सकता है ताकि आपके पास more accurate results आ सकें। जब भी ये सवाल आ जाए ना, तो आंखें बंद करके, वैसे तो पता होना चाहिए कि कहीं मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल कर लिया गया होगा। मुझे पता नहीं है कि मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल हुआ अभी तक, लेकिन लेट्स सी। ब्यूरेट वाज फिल्ड विद एक्वस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, 7 टेस्ट ट्यूब्स। अब मेजरिंग सिलेंडर देख लो, यहाँ पे क्या लिखा आ गया, मेजरिंग सिलेंडर वाज यूज्ड टू पोर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम ये लिख लेंगे कि पोर द 6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, क्या पोर हुआ है वैसे 6 सेंटीमीटर क्यूब, पोर द 6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेरियम नाइट्रेट, राइट। तो पोर द 6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेरियम नाइट्रेट using a pipette or a burette instead, or cm cube of barium nitrate using a pi double p double t pipette or burette इंस्टेंट, ठीक है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सजेस्ट अ डिफरेंट मेथड टू मेजर द अमाउंट ऑफ सॉलिड फॉर्म ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। अमाउंट ऑफ सॉलिड फॉर्म ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट का दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा, ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है इसकी हाइट ना मेजर करो, किसी और तरीके से इस व्हाइट प्रेसिपिटेट की अमाउंट्स को मेजर कर लो। तो एनीवन, इफ एनीवन वांट्स टू टेल मी और गिव एन आइडिया, दे कैन, ठीक है। आंसर इसका वैसे बहुत आसान है।
व्हाट इज द आंसर? जो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता जा रहा है बेटा वो इनसॉल्युबल है, उसको आप कलेक्ट कर लो बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो क्या करें कि फिल्टर द प्रेसिपिटेट, filters the solution, sorry, filter the solution and collect white insoluble solid between, नहीं नहीं, insoluble solid as residue and dry it between few sheets of filter paper to, हो गया ना, between few sheets of filter paper, now using an electronic balance measure the weight of white solid प्रोड्यूस्ड। तो जो व्हाइट सॉलिड प्रोड्यूस हुआ उसका आखिर में वेट मेजर कर लें, ठीक है। कोई मसला परेशानी दुख तकलीफ? अच्छा जी, नाउ सजेस्ट हाउ द रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट कुड बी चेक्ड। रिजल्ट की रिलायबिलिटी कैसे चेक की जा सकती है? हमेशा याद रखें, रिलायबिलिटी हमेशा चेक की जाती है बाय रेपिटेशन, बाय रिपीटिंग द experiment multiple times and obtaining the same results, ठीक है। तो इससे पता चल सकता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट रिलायबल था। I hope that makes sense. On to the next question. Two substances, solution F and solid G, were analyzed. Solution F was dilute hydrochloric acid. Test was done on solution F and solution solid D. Test on solution F. Solution F पे क्या टेस्ट किया गया? Complete the expected observations. ठीक है। Solution F was divided into four equal portions in four test tubes. The pH of first portion of F was tested. pH मांगी है बेटा। F is what? F is dilute hydrochloric acid. It is a strong acid. तो pH क्या होगी? 1 to 2, राइट। तो pH आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? pH 2 लिख सकते हैं। आई होप दैट मेक सेंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? मैग्नीशियम रिबन वाज एडेड टू द सेकंड पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन एफ, द गैस प्रोड्यूस्ड वाज टेस्टेड। ऑब्जर्वेशन, आपको जो है ऑब्जर्वेशन बतानी है सिर्फ और सिर्फ, आपको गैस का टेस्ट नहीं बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो टेस्ट कैसे की होगी वो गैस, या क्या हुआ होगा उस गैस का, उसके लिए पहले तो आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए। मैग्नीशियम रिबन का आपने सॉल्यूशन एफ यानी HCl से रिएक्शन कराया, तो क्या प्रोडक्ट बननी चाहिए? मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस, तो हाइड्रोजन गैस के टेस्ट की बात हो रही होगी। ये सोच लेना, ये आइडेंटिफाई कर लेना आपके दिमाग में कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनी होगी, उसका 1 मार्क है और बाकी 2 मार्क्स इस बात के स्क्वीकी पॉप साउंड is produced when lighted splint is brought near to the source of गैस। पुराने जमाने में माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब भी लिखते थे, क्योंकि यूजुअली सारे के सारे रिएक्शंस टेस्ट ट्यूब में हो रहे थे। जैसे कि यहाँ पर आपके सॉलिड के 4 पोर्शंस बनाए हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ गैस की जगह पे माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब का वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ब्रॉट नियर टू द माउथ ऑफ
टेस्ट ट्यूब, बस हर दफा माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब नहीं बोल सकते, क्योंकि लाजमी नहीं है कि हर दफा माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब हो, मतलब हर दफा टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल किया हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट वर एडेड टू थर्ड पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन एफ। तो ये तो टेस्ट फॉर हेलाइड आयंस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोराइड आयन होगा आपके पास, तो इस वजह से सिल्वर नाइट्रेट और जब नाइट्रिक एसिड डालते हैं तो क्या होता है, क्लोराइड आयन की मौजूदगी में वाइट पीपीटी फॉर्म्स, वाइट पीपीटी फॉर्म्स, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ, ये याद रखना, सही है। उसके बाद लिखा हुआ है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड एक्वस बेरियम नाइट्रेट वाज एडेड टू द फोर्थ पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन एफ। सॉल्यूशन एफ के फोर्थ पोर्शन में उन्होंने क्या किया कि नाइट्रिक एसिड डाला और बेरियम नाइट्रेट डाला। नाइट्रिक एसिड और बेरियम नाइट्रेट जो है वो किसको टेस्ट करता है बेटा, वो हेलाइड्स को तो करता ही नहीं है, ये करता है प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स को टेस्ट। किसको टेस्ट करता है? प्रेजेंस ऑफ सल्फेट को, SO4 - 2 को, ठीक है। अब आपको पता है कि सॉल्यूशन एफ तो HCl है, उसमें SO4 कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या आएगा? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, या नो ऑब्जर्वेशन, या नो चेंज, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। I hope that makes sense. On to the next question then. Tests on solid G. Some of the tests and observations are shown. Test on solid G क्या, the appearance of solid G was studied. Solid G white color का था. Well, that doesn't really help us, does it? ठीक है. Test 1. Dilute hydrochloric acid was added to solid G. The gas produced was tested. Rapid effervescence, lime water turned milky. Lime water turned milky का क्या मतलब है कि यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हुई है, मतलब कि सॉलिड इज अ कार्बोनेट। सॉलिड क्या है? कार्बोनेट है। सॉलिड क्या है? कार्बोनेट हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद है द सॉल्यूशन फॉर्म्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस फॉर टेस्ट टू। सॉल्यूशन जो बना उसको दो पोर्शंस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पोर्शन वन, एन एक्सेस ऑफ aqueous sodium hydroxide was added to first portion of solution from test 1. White precipitate formed which was insoluble in excess. White precipitate बना जो कि insoluble in excess था, और an excess of aqueous ammonia was added to second portion of solution from test 1. No precipitate formed. नो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, ठीक है, सही है। तो आपके पास जो है, जब आपने एक्सेस ऑफ अमोनिया डाला यहाँ पर, तो कोई सेकंड आपके पास जो है वो चीज नहीं बनी, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना, यानी कि सॉल्यूशन डिसॉल्व हो गया। यहाँ पे सॉल्यूशन डिसॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन डिसॉल्व हो गया, और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या रह गया? इनसॉल्युबल रह गया। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या रह गया? इनसॉल्युबल रह गया, ठीक है। अच्छा, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट थे, और इसके इसका मतलब ये है कि ये जो दो टेस्ट हैं, ये टेस्ट फॉर कैटाइंस हैं यकीनन, और आपके पास जो तीन कैटाइंस है ना, जिनको आपको याद करना होता है कि जो कि वाइट प्रेसिपिटेट देते हैं, वो कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, और वो कौन है? वो जिंक है, ठीक है। वो तीन है, सही है। जिसमें से जो ये डिस्क्रिप्शन फिट हो रही है बेटा, ये डिस्क्रिप्शन फिट हो रही है किसकी? कैल्शियम की, बिकॉज कैल्शियम इज insoluble in excess of sodium hydroxide, but it is soluble in excess of ammonia. यहाँ पे तो टेस्ट रिजल्ट्स नहीं दिए होंगे, बल्कि तो ऊपर ऊपर जाके देख लेते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, देख सकते हैं। चलें ये देखें, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और जिंक। एल्यूमिनियम भी एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड में वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, जो कि डिसॉल्व हो जाता है एक्सेस में, राइट, जो कि क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है एक्सेस में। कैल्शियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है तो इनसॉल्युबल रहता है। कैसा रहता है? इनसॉल्युबल रहता है। जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड की जाती है जिंक आयन के अंदर, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है जो कि सॉल्युबल होता है। अब हमारे पास तो नीचे कौन था जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में व्हाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल है, तो विच वन इज द इनसॉल्युबल वन फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आपके पास इनसॉल्युबल सिर्फ और सिर्फ कौन है? कैल्शियम है, ना तो एल्यूमिनियम है, ना तो जिंक है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पास कैल्शियम आयन है और इसके पास कार्बोनेट आयन है, तो आइडेंटिफाई सॉलिड जी, इट विल बी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। आई होप दैट मेक सेंस। आज आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टील नेल्स रस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर।
Plan an investigation to show that coating steel nails with paint helps to protect the nails from rusting. Show that coating steel nails with zinc helps to protect the nails from rusting. Determine which coating is more effective at protecting steel nails from rusting. ठीक है, तो यानी कि हम लोगों को दो एक्सपेरिमेंट करने हैं और आखिर में एक कंक्लूजन देना है। हमें दो एक्सपेरिमेंट करने हैं और आखिर में एक कंक्लूजन करना है। ठीक है, सही है। अच्छा, तो यू आर प्रोवाइडेड विद अनकोटेड स्टील नेल्स कोटेड विद पेंट, स्टील नेल्स कोटेड विद जिंक। तो ये अनकोटेड क्यों दिए हैं यहाँ पे? यह हिंट दे दी उन्होंने कि आप अनकोटेड स्टील नेल्स का भी एक्सपेरिमेंट करोगे और कॉमन लेबोरेटरी अपैरेटस है। ठीक है, अब आपने करना क्या है? आपने देखनी है रस्टिंग। आपने क्या देखनी है? रस्टिंग। रस्टिंग होती है जब वाटर लग रहा हो किसी चीज को, या एयर में रखी हुई हो कोई चीज, या कोई चीज पानी में गिर जाए तो लोहे को जंग लग जाता है। ठीक है, सही है। तो आप क्या करोगे कि आप, 6 मार्क्स का सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। आप शुरू करोगे एक्सपेरिमेंट के टोटल कितनी नेल्स आपने ली हैं। ठीक है, तो टेक 15 नेल्स इन टोटल, 5 अनकोटेड, 5 कोटेड with paint, and 5 nails coated with the metal जिंक। ठीक है, 5 नेल्स कोटेड विद द मेटल जिंक। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट क्या है? हद से ज्यादा आसान एक्सपेरिमेंट है ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या 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 करें। बेटा, जंग लगाना है, पानी में छोड़ दो कुछ अरसे के लिए। और आप लोगों को क्लास के अंदर, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर बार बार बताया था कि रस्टिंग इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। इट इज एन इन ऑब्जर्वेबल नॉन ऑब्जर्वेबल प्रोसेस। यानी कि मतलब बात यह है कि ये जो नेल्स जो आप टेस्ट ट्यूब में डाल दोगे पानी के, तो फिर आप वहां खड़े होकर देख नहीं सकते कि किसको जंग लग रहा है किसको नहीं लग रहा। आपको कुछ अरसे बाद आके उसको देखना होगा। उनकी पिक्चर ले लो और कुछ अरसे बाद आके उनकी पिक्चर, प्रीवियस पिक्चर से उनको कंपेयर कर लो। ठीक है, सही है। फुल स्टॉप। टेक देयर फोटो एज अ रिकॉर्ड ऑफ देयर इनिशियल अपेरेंस। अच्छा, ये भी कर सकते हैं। या फिर ये लिखते लिखते मेरे जहन में एक और बात आई कि उन्हीं की फोटो लेने की क्या जरूरत है? कुछ स्टील नेल्स ऐसी भी रख लो जो कि जब आप दोबारा जंग लग जाए इनको तब आके देखने के लिए कुछ एक्चुअल स्टील नेल्स को लेके भी कंपेयर कर लो। ठीक है, जो कि बिल्कुल अनहार्म्ड और ब्रांड न्यू स्टील नेल्स है। ठीक है, सही है। उसके बाद आपके पास जो है, अम, आपने उनको क्या करना है? आपने उनको वाटर में छोड़ देना है कुछ हफ्ते के लिए। ठीक है, प्लेस दीज नेल्स in a beaker of water. Place these nails in a beaker of water for few weeks. Full stop. After few weeks, observe the color change. कलर चेंज बोल रहा हूँ, सॉरी, बल्कि कलर चेंज भी होगा। हाँ, सही है। कलर ऑन surface of nails and see which type of nails have rusted the most. Full stop. Use
brand new nails and photo of these nails at the beginning, taken at the beginning, taken at BGINING at the beginning. Photo of these nails taken at the beginning. So use brand new nails and photo of these nails taken at the beginning to compare the degree of rusting. Full stop. फाइनली जब ये आप कंपेयर वगैरह सब कर लें तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि कौन से मेथड सबसे सही है। तो फाइनली आप लिख देंगे कंक्लूड बाय सेइंग which method is best for protecting the nails from रस्टिंग। फुल स्टॉप। ठीक है। तो फाइनली आप क्या कर लेंगे, आप कंक्लूजन देंगे और आप बताएंगे कि कौन सा मेथड सबसे अच्छा है रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। एंड जस्ट लाइक दैट दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड एंड सो इज दिस पास्ट पेपर। ठीक है।